लाल कृष्ण आडवाणी कैसे बने बीजेपी के महान नेता, राम मंदिर आंदोलन के वो कैसे बने महारथी, क्या रहा उनका पर्सनल और पॉलिटिकल करियर, कैसे आडवाणी जी का पीएम बनने का सपना अधूरा रह गया, जानेंगे इस वीडियो में। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हिंदू सिंधी फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्णचंद आडवाणी और माता का नाम ज्ञानी देवी है। इनकी फैमिली हमेशा से ही एक वेल सेटल्ड फैमिली रही है। इनके पिताजी बिजनेसमैन तो इनके दादाजी संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। स्वामी विवेकानंद का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। 20 साल की उम्र तक इन्होंने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा, लेकिन इंग्लिश में। ये खुद कहते थे कि 20 साल की उम्र तक इन्हें सिर्फ सिंधी और इंग्लिश लैंग्वेज आती थी। आडवाणी जी की शुरुआती शिक्षा सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में और उसकी अगली पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद सिंध में हुई। 1947 में पार्टीशन के समय इनकी फैमिली बॉम्बे सेटल हुई। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन की। फरवरी 1965 में इनकी शादी कमला आडवाणी से हुई, जिनकी अप्रैल 2016 में डेथ हो गई। इनका एक बेटा है जिसका नाम है जयंत और एक बेटी है जिनका नाम है प्रतिभा। प्रतिभा भी सीरियल निर्माता होने के साथ साथ वो अपने पापा के एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम करती है। 2002 से 2004 तक ये 7th डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया और मिनिस्टर इन होम अफेयर भी रहे। ये अपने शुरुआती उम्र से ही संघ के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। मात्र 14 साल की उम्र में 1942 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बने। इन्होंने कराची में प्रचार करते हुए काफी ब्रांचें खोली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 1947 से 1951 तक राजस्थान में आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक रहे। उन्होंने राजस्थान में संघ के प्रचार के लिए काफी काम किया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनसंघ से जुड़े। वो एसएस भंडारी के सेक्रेटरी भी बने। उसके बाद वो राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनसंघ भी बने। भारतीय जनसंघ का निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से दिल्ली पैक्ट की वजह से अलग होकर किया था। तो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। आडवाणी जी 1958 से 63 तक दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। अप्रैल 1970 में वो दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य बने। दिसंबर 1972 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। आडवाणी जी 1973 में कानपुर सेक्शन ऑफ पार्टी वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी बने। 1976 से 1982 तक वो गुजरात से राज्यसभा मेंबर रहे। 1967 में आडवाणी जी दिल्ली महानगरीय परिषद की काउंसलिंग हेड भी बने। 1967 में आडवाणी जी ने आरएसएस द्वारा छपने वाली मैगजीन के संपादक का काम भी किया है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, जिसके बाद भारतीय जनसंघ और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर 1977 में जनता पार्टी का निर्माण किया। 1977 के चुनाव में मोरारजी देसाई पीएम बने, अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर और लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। 1977 में ही जनता पार्टी और जनसंघ पार्टी में खलने के चक्कर में जनसंघ पार्टी जनता पार्टी से अलग हो गई और अलग होकर उसने निर्माण किया भारतीय जनता पार्टी का। ये वही समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया और वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया। 1977 में आडवाणी जी और अटल जी ने जनता पार्टी से ये चुनाव लड़ा। अटल जी ने 3 जगह से चुनाव लड़ा और वह लखनऊ से जीते। आडवाणी जी 1980 से 1986 तक बीजेपी के महासचिव बने। 1986 को वो बीजेपी के अध्यक्ष, मार्च 1988 को बीजेपी के दूसरी बार अध्यक्ष बने। 1977 में आडवाणी जी का मीडिया को कहा गया बयान काफी चर्चित रहा। उन्होंने मीडिया को कहा कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था, आप तो रेंगने लगे। ये बयान उस वक्त काफी चर्चित रहा। 1984 में जनरल इलेक्शन में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली। इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जोरों शोरों से उठने लगा। 1986 से लेकर 1992 तक आडवाणी जी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। 1980 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर के लिए मूवमेंट चालू किया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा। उनके इसी रोल की वजह से 1989 में बीजेपी को 86 सीटें प्राप्त हुई। 1984 में 2 से लेकर 86 तक ले जाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल रहा। 1984 से 1989 में राजीव गांधी सरकार ने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों को खुश करने की कोशिश की। हिंदुओं के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाकर और मुस्लिमों के लिए शाहबानो केस से ये पता चला कि वो कहीं ना कहीं दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उनके ऊपर तुष्टीकरण राजनीति का आरोप भी लगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का सिर्फ झुकाव राम मंदिर की तरफ रहा, जिसकी वजह से उन्हें 1989 में काफी फायदा हुआ और 86 सीटें मिली। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राम रथ यात्रा चालू की गई। 30 सितंबर 1990 में राम यात्रा सोमनाथ से चालू होकर 30 अक्टूबर को उसे अयोध्या पहुंचना था। उस समय प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह और यूपी में मुलायम सिंह यादव की और बिहार में लालू प्रसाद की सरकार थी। दोनों का मानना था कि कहीं ना कहीं इस यात्रा से बिहार और यूपी में सांप्रदायिक दंगे होने के चांस है, इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि हम इन रथों को नहीं घुसने देंगे और इस यात्रा को रोकेंगे। यात्रा सोमनाथ से चालू होकर धनबाद पहुंची तब लालू प्रसाद ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर आडवाणी जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
यात्रा उसके बाद पटना पहुंची और वहां से समस्तीपुर। 23 अक्टूबर 1990 को रात को 3 बजे बिहार सरकार द्वारा आडवाणी जी की गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि इस रथ यात्रा को 24 अक्टूबर को यूपी में देवरिया से घुसना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बिहार में के समस्तीपुर में ही आडवाणी जी की गिरफ्तारी कर ली गई। बिहार सरकार का यही मानना था कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं दंगे होने के चांसेस है। बिहार सरकार का तो यहाँ तक का कहना भी था कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी में दंगे हुए हैं और करीबन 600 लोग उसमें मारे गए हैं। लेकिन आडवाणी जी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में कहते हैं कि रथ यात्रा जहाँ से गुजरी वहाँ दंगे की एक भी घटना नहीं हुई। आडवाणी जी की इस गिरफ्तारी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह को दिया समर्थन, वापस ले लिया और 7 नवंबर को सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव ने बोला कि अयोध्या में कार सेवा नहीं होगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल 28 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गए। 30 अक्टूबर को हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। 2 नवंबर 1990 में अयोध्या में भीड़ पे गोलियां चलाई गई। आडवाणी जी के अनुसार इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। ये गोलियां लाल कोठी नामक जगह पर चली, जहां 2 कोठरी बंधु जो कोलकाता से आए थे उनकी मौत हो गई। इसके साथ इस घटना ने कार सेवकों और राम भक्तों को भड़का दिया। 10 नवंबर 1990 को आईएनसी यानी कि कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर पीएम बने। इन सब के बाद 19 नवंबर 1990 को आडवाणी जी अयोध्या पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी का सफलता ग्राफ काफी ऊंचा उठने लगा। इस रथ यात्रा ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बीजेपी के लिए विश्वास को बढ़ाया। इसका बीजेपी को यह फायदा हुआ। 1991 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के कल्याण सिंह सीएम बने। उसी साल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी, जिसमें पीवी नरसिंह राव पीएम बने। यूपी सरकार यानी कि सीएम कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट में कार सेवा की अनुमति मांगने के लिए पहुंचे। 28 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दे दी गई। आडवाणी की जगह मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के हेड बने। 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या जाने से पहले लखनऊ में एक जनसभा हुई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी उपस्थित रहे। तो अटल जी का भाषण काफी फेमस हुआ, जिसमें उन्होंने भजन और कीर्तन को सामूहिक रूप से करने और जमीन समतल करने की बात की। ये भी कहा कि युद्ध का आयोजन होगा तो निर्माण भी होगा। आडवाणी जी ने अपने भाषण में दिल्ली राम रथ यात्रा याद दिलवाई और अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताया। 6 दिसंबर 1992 का दिन कार सेवक अयोध्या में अनकंट्रोलेबल हो गए। भीड़ विवादित ढांचे में घुसने लगी और भीड़ ने विवादित ढांचे के गुंबद को तोड़ दिया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया, तो वहीं आडवाणी जी ने बोला कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इसे रोकने की कोशिश की, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा, बट वो अनकंट्रोलेबल हो गई और उन्होंने ढांचा गिरा दिया। 6 दिसंबर को ही कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। 7 दिसंबर को यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा और 8 दिसंबर को आडवाणी जी गिरफ्तार हुए। आडवाणी जी अपनी लाइफ में 4 बार गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 बार वो राम मंदिर के लिए। आडवाणी जी के साथ उमा भारती जी, मुरली मनोहर और कल्याण सिंह भी गिरफ्तार हुए। उन पे सीबीआई की जांच की गई। सीबीआई 28 साल बाद 2020 में सीबीआई ने अपनी विशेष अदालत में टोटल 32 आरोपियों को बरी किया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 2 नवंबर 2022 को उन्हें बरी कर दिया। कहीं ना कहीं इस रथ यात्रा और इस राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा भी हुआ। बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। 1984 में जहां बीजेपी को जनरल इलेक्शन में 2 सीटें, 1989 में 85 सीटें मिली, 1991 में 120 और 1996 में 161 सीटें मिली, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन तक चल पाई। 1998 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसपे बीजेपी 182 सीटों के साथ जीती और प्राइम मिनिस्टर फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बने। 1998 ये वही साल है जब एनडीए का नाम आया, लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने चल पाई। 1999 के 13वें लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और ये सरकार 2004 तक चली। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर बीजेपी में बहुमत होता तो राम मंदिर का समाधान कब का हो जाता। 2004 में अगर बीजेपी की सरकार आई होती तो इस राम मंदिर का मुद्दा कब का सोल्व हो चुका होता। 1999 से 2004 तक आडवाणी जी होम अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और इंडिया के 7th डिप्टी पीएम भी। इस तरह बीजेपी का बढ़ते ग्राफ में आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए आडवाणी जी बीजेपी के महान नेताओं में से एक है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाने के साथ साथ राम मंदिर के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि आडवाणी जी के पास भी पीएम बनने का पूरा मौका था। 1996 में जहां आडवाणी जी का नाम बड़े जोर शोर से गूंज रहा था और सबको यही लगता था कि आडवाणी जी ही आने वाले इलेक्शन चुनाव में पीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बॉम्बे की कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया, हमारे 1996 के पीएम के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। और इसके बाद आरएसएस और बाकी पार्टियां काफी नाराज हुई। आरएसएस के गोविंदाचार्य ने
आडवाणी जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आडवाणी जी ने कहा कि वो इतने अच्छे ओरिएटर नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन मैन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वो एक बहुत अच्छे ओरिएटर है, वो अपनी बात लोगों के सामने काफी अच्छी तरह से रख सकते हैं, इसलिए उनका पीएम का उम्मीदवार होना सही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आडवाणी जी का एक गुरु और शिष्य की तरह हमेशा से ही संबंध रहा है। 1984 की हार के बाद आडवाणी जी के कहने पर ही आरएसएस की तरफ से मोदी जी को गुजरात में भेजा गया था और इन्हीं के कहने पर इन्हें गुजरात का महासचिव बनाया गया। यहाँ तक कि रथ यात्रा की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों में मोदी जी भी थे। उत्तराखंड के बाद 2002 में अप्रैल में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी। मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के भविष्य पर क्या फैसला होगा। दिल्ली से उड़े इस विशेष विमान में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बैठे थे। जहाज में विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सूचना तकनीकी मंत्री अरुण शौरी भी थे। बीजेपी वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस 2 घंटे की यात्रा में शुरुआत में बातचीत गुजरात पर हुई। अटल जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे, तब उस चुप्पी को जसवंत सिंह ने तोड़ा और बोले, अटल जी आप क्या सोचते हैं? अटल जी ने कहा कम से कम इस्तीफा ऑफर तो करते। तब आडवाणी ने कहा अगर नरेंद्र भाई के इस्तीफा देने से गुजरात के हालात सुधरते हैं तो मैं भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे हालात सुधरेंगे। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी उनके इस्तीफे को मंजूर कर लेगी। ये सभी जानते हैं कि वाजपेयी की इच्छा के बावजूद आडवाणी की वजह से नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद उस दिन बच गया था। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा कि जिन 2 बड़े मुद्दों पर वाजपेयी उनमें एक राय नहीं थी, उसमें पहला अयोध्या का मुद्दा था जिस पर आखिर में वाजपेयी ने पार्टी की राय को माना, और दूसरा मामला था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग। आडवाणी जी ने लिखा कि गोदारा में बड़ी तादाद में कार सेवकों के मारे जाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया, लेकिन एनडीए में भी कुछ पार्टियां और बीजेपी में कुछ लोग मान रहे थे कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। लेकिन मेरी यानी कि आडवाणी जी की राय इससे बिल्कुल उलट थी। 2004 में होने वाले 14th लोकसभा चुनाव में आडवाणी जी को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था कि कांग्रेस 100 सीटें भी नहीं ले पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी सिर्फ 138 सीटें ही ले पाई। 14th लोकसभा चुनाव 2004 में बीजेपी की हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए, और यहीं पे समाप्त हुआ आडवाणी जी और अटल बिहारी जी का युग। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और आडवाणी जी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में रहे। 2005 में 4 जून का दिन आडवाणी के राजनीतिक जीवन का एक और अहम दिन, जब कराची में जिन्ना की मजार पर उनके भाषण को याद करते हुए आडवाणी ने कहा था कि जिन्ना सेक्युलर पाकिस्तान चाहते थे। जिन्ना के पक्ष में खड़े दिखते आडवाणी को लेकर हंगामा हो गया। संघ के सबसे चहेते नेता आडवाणी को संघ के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ नेताओं ने दिल्ली में आकर अपना बयान बदलने की बात भी कह दी, लेकिन आडवाणी अपनी बात पर अड़े रहे। 2009 में होने वाले 15वीं लोकसभा चुनाव में आडवाणी जी पीएम के प्रबल दावेदार थे। राजनाथ सिंह ने उन्हें एक इंटरव्यू में प्राकृतिक दावेदार भी बताया, लेकिन ये चुनाव बीजेपी हार गई और मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने। सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन बनी। हालांकि 2009 में वो गांधीनगर से अपनी सीट पर तो जीत गए, लेकिन बीजेपी इलेक्शन हार गई। 2014 चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ जनता का और पार्टी का रुझान देखते हुए उन्होंने 9 जून 2013 को नरेंद्र मोदी को हेड ऑफ कैंपेन बनाकर 10 जून 2013 को सारे पदों से इस्तीफा दे दिया और 2014 में मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने मार्गदर्शन ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे उनके राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लग गया और इस तरह खत्म हुआ आडवाणी जी का एक युग। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का माने तो जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के सफर में आडवाणी से ज्यादा योगदान किसी का नहीं है। बीजेपी की दूसरी पीढ़ी यानी जो आज सरकार में बैठे हैं उनमें 90% से ज्यादा लोग आडवाणी की देन माने जाते हैं। 1984 में बीजेपी की कारी हार के बाद उन्हें 1996 में सरकार बनाने तक पहुंचाने में आडवाणी के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर के बावजूद आडवाणी पर कोई दाग नहीं रहा। उन्हें अक्सर लोह पुरुष और सरदार पटेल के शिक्षक से जाना जाता है। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अब 2024 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और वाकई में वो इस सम्मान के पूर्ण हकदार है। तो ये थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को अपनी तरफ से सम्मान और आदर दे सके और उनकी जीवन से कुछ ना कुछ सीख सके और उनके जीवन से लोगों को प्रेरित कर सके। धन्यवाद।